नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। और देवभूमि डायलॉग में आज हम बात कर रहे हैं बाघों के संरक्षण को लेकर। वर्ल्ड टाइगर डे के दिन इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है कि हम बाघों के संरक्षण की बात करें, क्योंकि बाघों के बारे में कहा जाता है कि किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन के टॉप में बाघ बैठा होता है। अगर बाघ संरक्षित है तो उसके नीचे की जितनी भी स्पीसीज हैं वो संरक्षित मानी जाती है। यह महत्व है बाघ का हमारे जंगलों में या हमारे इकोसिस्टम में। दूसरी महत्वपूर्ण मुद्दा, हम में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, वो कॉर्बेट के ढिकाला जोन से उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने बाघों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम डेंसिटी की बात करें, टाइगर डेंसिटी की बात करें, तो हम देश में नंबर 1 हैं। जो 50 टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व हैं उनमें उत्तराखंड नंबर 1 है। और अगर हम संख्या की बात करें बाघों की, तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। तो आप समझिए देवभूमि उत्तराखंड ने या हमारे राज्य ने कितना शानदार काम किया है बाघों के संरक्षण को लेकर। अगर मैं 2006 की बात करूं तो हमारे उत्तराखंड में 178 बाघ थे और ये बढ़ते बढ़ते जो फोर्थ टाइगर एस्टिमेशन है वो 442 पहुंच गए। अगर राष्ट्रीय स्तर की मैं बात करूं, 2006 में 1411 टाइगर थे जो 2018 में 2967 तक पहुंच गए। इस समय देश में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, साथ ही साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी चल रही है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कैसे रोके इसको लेकर काम चल रहा है और नए नए तरीके बाघों की गणना में अपनाए जा रहे हैं। हर 4 साल में बाघ की गणना होती है और उसके बाद देश के सामने ये आंकड़ा आता है। अगर एक लिहाज से मैं कहूं कि भारत बाघों के लिए सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित घर है, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं। भारत बाघों के लिए सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित घर है। और आज इसी पे हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान, मैं कहूंगा जिन्होंने अपना जीवन लगाया है जंगलों में, वाइल्ड लाइफ के लिए। 2 ऐसे खास मेहमान रामनगर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राजेश भट्ट जी जुड़ रहे हैं। आपने इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ में अपनी पढ़ाई की है। मेरे साथ इमरान खान साहब जुड़ रहे हैं। आप वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, नेचुरिस्ट हैं और सस्टेनेबल टूरिज्म में आपने शानदार काम किया है। और यहाँ तक कि कॉर्बेट रिजर्व पे जो पॉलिसी मेकिंग हुई है उसमें आपका एक बड़ा योगदान रहा है। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपको वर्ल्ड टाइगर डे की बधाई देता हूं और बड़े गौरव और गौरवान्वित होकर बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं देवभूमि उत्तराखंड यूं तो बहुत छोटा प्रदेश है, देश की आबादी का 1% है, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 1% है, लेकिन जब बाघों के संरक्षण की बात आती है तो देवभूमि उत्तराखंड जो है वो देश में तीसरे नंबर पे है। और जब टाइगर डेंसिटी की बात आती है तो देश के जो 50 टाइगर रिजर्व हैं उसमें उत्तराखंड का स्थान नंबर 1 है। हम सभी उत्तराखंडियों के लिए यह फक्र की बात है। इमरान साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपको नहीं लगता एक उत्तराखंडी होने के नाते इससे बड़े फक्र की बात क्या होगी कि बाघों को बचाने के लिए हमने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है? आपकी बात बिल्कुल सही है, बल्कि आपने तो अपने इंट्रोडक्शन में सारी कुछ बता दी। मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए कुछ कहने को बहुत ज्यादा रहा नहीं है। उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी बात ये, मैं 1986 में पहली मरतबा आया था कॉर्बेट अपनी रिसर्च के दौरान, और उसी दिन से मैंने ये मन बना लिया था कि यही जगह है मुझ जैसे आदमी के बसने के लिए और रहने के लिए, और मैंने वहीं से करने के बाद अपने आप को बसाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उत्तराखंड के लोगों ने की है वो यूं की है कि जो कंटिग्यूटी है फॉरेस्ट की, जो निरंतरता जिसे कहते हैं फॉरेस्ट का, उसकी वजह से बाघों की संख्या बढ़ी है। बाघों की संख्या ही नहीं बढ़ी है, जो इकोसिस्टम का एक्सपेंस है वो बड़ा है। और उसके बाद आप देखें, नेपाल में कभी भी वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन नेचुरल नहीं थी। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो सारे के सारे जो हाथी आज दुधवा या पीलीभीत या नेपाल में हैं वो सब राजा जी और कॉर्बेट से गए थे। तो उत्तराखंड का ये बहुत बड़ा रोल रहा है। टाइगर की संख्या जरूर कॉर्बेट में बढ़ी है। टाइगर एज ए पेरेंट हैबिटेट
उसके अलावा टाइगर यहाँ से नेपाल तक गए हैं। तो टाइगर की डेंसिटी जो है, जैसे आपने सही कहा कि सबसे सबसे हाईएस्ट डेंसिटी उत्तराखंड ये अपने कॉर्बेट में है। पूरे कॉर्बेट की अगर बात करें तो एवरेज डेंसिटी लगभग 9.4 टाइगर हैं पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा है। और जो टूरिज्म जोन है, जहां जहां टूरिज्म होता है, हमारे 6-7 जोन है टूरिज्म जोन, वहां पर टाइगर की डेंसिटी 19.4 है। जो कि पहले हम सोचते थे कि टाइगर के हैबिटेट में अगर लोग जाएंगे तो बड़ी परेशानी होगी और उनको डिस्टर्बेंस होगा और स्ट्रेस फील करेंगे, नहीं करेंगे। हमारा जो कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी का जो डेटा है, जिससे कि अब आज की तारीख में टाइगर का सेंसस होता है, पहले टाइगर का सेंसस पगमार्क से हुआ करता था जो काफी कंफ्यूजिंग था, लेकिन अब जो मोर रिलायबल, स्टैटिस्टिकली मोर रिलायबल जिसको कहते हैं, जो टाइगर का सेंसस होता है वो कैमरा ट्रैप से, और वो ये शो करता है कि जहां जहां टाइगर की डेंसिटी ज्यादा है वहां टूरिस्ट की डेंसिटी भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को टाइगर से रोजगार मिला है। अच्छा, इन सब से बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हम, आपने जैसे कहा कि टाइगर जो है वो एट द टॉप प्रेडेटर ऑफ द फूड चेन, और किसी भी फूड चेन का अगर टॉप प्रेडेटर अच्छी कंडीशन में है तो एनवायरमेंटली बहुत ही हेल्दी सिस्टम माना जाता है। कभी भी अगर हम अपने पर्यावरण का आकलन करना चाहते हैं तो हम मनुष्य को काउंट नहीं करते हैं, हम काउंट करते हैं टाइगर को, कहीं पर लाइन को, कहीं पर जैगुआर को, कहीं पर लेपर्ड को, जहां जो टॉप प्रेडेटर्स हैं इकोसिस्टम के, उनको काउंट करते हैं। अगर उनकी संख्या बहुत अच्छी जा रही है तो हमारा पर्यावरण संतुलित और अच्छी तरीके से जा रहा है। आप ही की बात में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि हमको टाइगर क्यों बचाना है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको लोगों को पता चले, जब तक देश के लोग ये नहीं जानेंगे कि टाइगर की वैल्यू क्या है, टाइगर जंगल में मिलता है, उसकी क्या वैल्यू है, जंगल में वो क्या करता है, और जंगल में जो कुछ भी वो करता है उसका सीधे मनुष्य से क्या रिलेशनशिप है, हमको क्यों टाइगर बचाना चाहिए। एक डेवलपिंग डेमोक्रेटिक कंट्री में, विकासशील देश है, और वोट जो है वो वहां पे मिलते हैं जो टाइगर के हैबिटेट के आस जंगल है, जो आबादी है, और हम उस टाइगर को बचाना चाह रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी है। ये कारण हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें, अगर आप महाभारत को पढ़ें तो आज से 2400-2500 साल पहले उदयप्रयाग एक चैप्टर है महाभारत का, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से टाइगर और जंगल के बारे में कहा गया है। उसमें मैं अंग्रेजी में इसको कहूँ, उसका मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा इसको, कि डू नॉट कट द फॉरेस्ट विद टाइगर्स इन इट एंड डू नॉट बैनिश द टाइगर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट विल पेरिश विदाउट द टाइगर्स एंड द टाइगर्स विल पेरिश विदाउट द फॉरेस्ट। उन जंगलों को मत काटो जहां बाघ रहता है, बाघों को जंगल से मत निकालो। अगर बाघ निकल गए तो जंगल नष्ट हो जाएगा, और जंगल निकल गए तो बाघ नष्ट हो जाएगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आज से 2500 साल पहले है। हमारा संविधान तो अभी लिखा गया है 47 में, और साइंस की स्टडीज, जो रिसर्च, जितनी भी रिसर्चेज हुई है टाइगर के ऊपर या हैबिटेट के ऊपर, वो अभी पिछले 25-30 साल पहले से हुई है। और आज कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी हमारे पास 2006 के बाद आई है, तो हमको पता चला है कि ये उसका घनित्व है। लेकिन ये बात 2500 साल पहले क्यों लिखी गई होगी महाभारत में, कोई तो कारण होगा इसका। उसको जानना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हम सब ने अपनी क्लासेस में, जब हम 3rd, 4th, 5th क्लासेस में थे, तो एक वर्ड का नाम सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। केवल भगवान ने ग्रीन मास को या ग्रीन प्लांट्स को ये शक्ति दी है कि वो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं। बाकी हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं खाने के लिए, चाहे हाथी हो, चाहे टाइगर हो, चाहे मनुष्य हो। केवल वो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो उसको अपना खाना अपने आप बना सकते हैं। उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट के रिएक्शन से ऑक्सीजन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करता है। ठीक, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, अपना फ्यूल बनाता है, और वो खाना बनाता है, जो पत्तियों से खाना बनने के बाद शाखों में, उसके बाद तने में और जड़ में जाता है और वो चलता है। इसी को नेचुरल फॉरेस्ट की डेफिनेशन कहा जाता है। अगर कुछ लोग कॉर्बेट में आए होंगे, जो रामनगर के लोग सुन रहे हैं इस पूरे, उसको देखें कि जितने भी रोड साइड एरियाज हैं कॉर्बेट में, वहां पे सागवान का जंगल है, और जैसे ही आप थोड़ा जंगल के अंदर जाएंगे तो वहां साल का जंगल है, और जहां साल का जंगल है वहां पर आपको टर्माइट हिल दिखाई देगी, जिसको हम दीमक के पहाड़ कहते हैं। राइट, अब आप देखें कि साल का और दीमक का बड़ा पुराना रिश्ता है। भगवान ने उनको बनाया एक दूसरे के लिए है कि जो साल की जो बार्क है, जो छाल है,
उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो वहां दीमक रह रही होगी, और बराबर में दीमक का पहाड़ होगा, और वो दीमक के साल के उस बार्क में रहने से साल लगातार नमी छोड़ता रहता है जमीन में, और नमी छोड़ने से साल का घने से घना जंगल होगा, लेकिन जो उसका ग्राउंड वेजिटेशन होगा, जो नीचे का जो ग्रीन मास होगा, वो बिल्कुल बहुत डेंस होगा। जबकि सागवान के जंगल में अगर आप देखेंगे तो रेत होगा, मिट्टी होगी, वहां सॉइल इरोजन से सब कुछ हो चुका होगा। ये एक एक्सोटिक स्पीशीज और एक इंडिजिनस स्पीशीज का डिफरेंस। जो जंगल भगवान ने, प्रकृति ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, जीसस ने, नेचर ने लगाए, उन जंगलों में टाइगर मिलता है। वो जंगल मनुष्य के आने से कई लाख साल पहले से लगे हैं, उसके बाद उसमें टाइगर आया, टाइगर के आने के कई लाख साल के बाद मनुष्य आया। मनुष्य जो जंगल लगा सकता है वो या तो कोई बगीचा लगा देगा, या खेतों के बीच में पेड़ लगा देंगे, या कोई और छोटा मोटा लॉन बना देंगे, लेकिन जो जंगल प्रकृति ने खुद लगाया अपने हाथों बिल्कुल से, खान साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूं। जो प्रकृति ने दिया है वो मनुष्य कभी नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही। राजेश जी, आपका अनुभव क्या रहा जंगलों के साथ? आप तो कॉर्बेट में रहे हैं, आपने बहुत नजदीकी से देखा है, आपका अनुभव क्या रहा है? सर सही मायने में जो कॉर्बेट में बाघों की संख्या है, थोड़ा सा फ्रेम की तरफ आइए, थोड़ा सा फ्रेम की तरफ आइए राजेश जी, आप थोड़ा सा फ्रेम से, थोड़ा सा इधर को, नहीं उल्टा हो गया आप, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, आप बोलिए सर। सर बाघों का जो सही मायने में उत्तराखंड में बाघों की जो संख्या है वो ये इस बात का इंडिकेट करती है, ये इस बात का द्योतक है कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं, स्थानीय लोग, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है बाघों के संरक्षण में जी। और ये बात प्रकृति ही नहीं, हमारी संस्कृति भी हमें सिखाती है कि बाघों से उनका जो घना संबंध है उसको हम बचपन से जीते हुए आए, उसको हम बचपन से समझते हुए आए। जितने भी बाघ के संभावित क्षेत्र हैं, उन बाघ के संभावित क्षेत्रों में अगर हम देखें तो उसके इर्द गिर्द जो रहने वाले जो हमारे स्थानीय समुदाय हैं जी, वह पूरी तरीके से बाघों के संरक्षण में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक महत्वपूर्ण सोच है उनकी, जिसकी बदौलत आज जो है उत्तराखंड बड़ा समृद्धशाली राज्य है बाघों के संरक्षण के लिए। और दूसरा, ये एक तरीके से हमारी टाइगर प्रोड्यूसिंग मशीन है, जहां पर कि बाघों का निरंतर उत्पादन होकर हमारे इर्द गिर्द के जो एडजॉइनिंग फॉरेस्ट हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, और एडजॉइनिंग फॉरेस्ट जो हैं वो बाघों से समृद्धशाली होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो अभी खास तौर पर देखने को मिला है, कई जो है चैलेंजेस भी जो है बाघों के बढ़ने के साथ साथ हमारे साथ उभर कर आ रहे हैं जी। बिल्कुल आपने कहा चैलेंजेस हैं। खान साहब, मैं उन्हीं चुनौतियों की तरफ आता हूं कि हमने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात की, टाइगर पोचिंग की बात की, शुरू में बहुत हद तक ये मेरे पास वो फिगर्स भी हैं, लेकिन आपको लगता है हमने टाइगर पोचिंग की बात हो उसमें बहुत हद तक काबू किया है, और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के भी अगर फिगर्स में पिछले 2-3 सालों के देखूं उसमें भी कमी आई है, तो आपको लगता है इस पे भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम उसके हैबिटेट को और इंक्रीज करें ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से हम बचा सके? बिल्कुल ठीक है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वाजपेयी जी की सरकार थोड़े दिनों के लिए आई थी तो एक प्रोजेक्ट उन्होंने किया था, जब खंडूरी जी हुआ करते थे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हाँ। के 4 मेट्रो सिटीज को कैसे आपस में लिंक करें। उसके बाद एक प्रपोजल आया था कि किस तरीके से हम अपने जो नदियां हैं उनको आपस में लिंक करें। इस वक्त बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि इंटरलिंकिंग ऑफ द फॉरेस्ट्स। इंटरलिंकिंग ऑफ द फॉरेस्ट मतलब वो जो कॉरिडोर्स जो पहले एक जमाने में नेचुरली एग्जिस्ट करते थे, जहां जहां वो कॉरिडोर्स ब्लॉक हो गए हैं, उनको दोबारा खोलने की आवश्यकता है। मैं आपको एक लिविंग मॉडल दिखाऊं। देखिए, सुंदरखाल गांव है हमारा, ठीक। सुंदरखाल गांव पिछले कई सालों से कई सरकारों ने कोशिश की उसको रिहेबिलिटेट करने की, और आज तक रिहेबिलिटेट नहीं हुआ। जबकि सबसे ज्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो सुंदरखाल में ही हुए अभी तक। मैं पिछले 30 साल से, तो यहाँ पर 3 दशक से सबसे ज्यादा मैंने कॉन्फ्लिक्ट वहीं देखे। इक्का दुक्का कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी ढेला में हो गया, कभी तामलदे में हो गया। क्रॉप रेडिंग तो लगभग चारों तरफ है, और लोगों ने जंगली जानवरों के साथ रहना सीख लिया है, और लोगों ने अपनी गाय भैंस भी कम कर दी, क्योंकि एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप बना हुआ है फॉरेस्ट के साथ, बहुत सालों से उनका बना हुआ है। लोगों की
जितनी भी मतलब जलाऊ लकड़ी है, इमारती लकड़ी है, कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो वो भी समझते हैं खान इस बात को। साहब, मेरा सिर्फ तो कहना यह है कि जितना हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, दरअसल हमें पीठ इनकी भी थपथपानी चाहिए, सैल्यूट इनको भी करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ खोया है, मैं समझता हूं, जो लोग फॉरेस्ट के इर्द गिर्द रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से टूरिज्म, इसी वजह से ये जो टूरिज्म का स्टार्ट इसी वजह से किया गया कि लोकल लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि आप किसी डेवलपिंग डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई ऐसी रिसोर्स को बचाना चाहें जिसकी की वैल्यू दिखाई ना दे। अब टाइगर की क्या वैल्यू है, ये फॉरेस्ट की क्या वैल्यू है, इसको आप आसानी से क्वांटिफाई नहीं कर सकते किसी को दिखाने के लिए। तो सरकारों को और लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो टाइगर अगर जिंदा रहता है तो उसकी जो वैल्यू है वो तो हमारे बस की बात नहीं क्या उसकी वैल्यू है, लेकिन कम से कम दिखती हुई वैल्यू यह है कि एक टाइगर अगर अपने पैदाइश से लेकर जो उसकी 14-12 साल की जो लाइफ है, उस पूरी लाइफ में लगभग 7 करोड़ रुपए, ये मेरी कैलकुलेशन है, मैंने ये ग्लोबल टाइगर डे आज जिसका है, इसी सम्मेलन में सेंट पीटर्सबर्ग में मैंने ये पेपर प्रेजेंट किया था कि टूरिज्म एंड टाइगर, कि एक टाइगर की 7 करोड़ रुपए की वैल्यू है जो कि लोकल लोगों को मिलती है और मिलना चाहिए, चाहे वो गाइड की शक्ल में हो, चाहे जिप्सी वाले हों, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हों, चाहे होटल्स में काम करने वाले कर्मचारी हों। अगर टाइगर टूरिज्म यहाँ स्टार्ट फर्स्ट कीजिए नहीं होता कॉर्बेट में, तो कॉर्बेट में कोई इंडस्ट्री तो लगी नहीं सकती थी। अब रामनगर की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे ऑल बिकॉज ऑफ टाइगर, बट टाइगर की थ्रिल को लेके वहां पर सब कुछ है। जी, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा ग्राउंड एक्शन जो आज की तारीख में है, चाहे हम कितनी पेट्रोलिंग, सोल्जर्स, पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर लें, हर व्यक्ति को थ्योरी ऑफ मिनिमलिज्म इख्तियार करनी पड़ेगी, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कितने कम से कम में मेरा गुजारा हो सकता है। देखिए जो लाइफ हमने 2022 मार्च से पहले जी है, वो लाइफ शायद अगले 10-15 साल तक नहीं आने वाली है, ये हर आदमी को समझ लेना चाहिए बिल्कुल इस पेंडेमिक के बाद से। इसीलिए जो थ्योरी ऑफ मिनिमलिज्म है कि हम खुद भी रहें और दूसरों को भी रहने दें, दूसरों को भी, खास तौर से वो टंगलेस क्रिएचर्स जिनका पहला अधिकार है हमारे पर, मतलब हमारी धरती पे बचाने के लिए, वो हमसे पहले से यहाँ पे रहते आए, तो मनुष्यों को अपनी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उसको लिमिट करना पड़ेगा और उनको भी स्पेस देनी पड़ेगी। ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सुंदरखाल में अगर केवल 3 एरियाज 100 मीटर लंबे 3 एरियाज अगर खोल दिए जाए तो जो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन से जो कनेक्टिविटी है वो बन जाएगी और वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। कोई टाइगर इसलिए पैदा नहीं होता है कि वो आदमी के मांस को खाए, उसके डाइट का हिस्सा ही नहीं है, वो तो कोई इंसिडेंट हो गया एबरेशनल के उसने मार दिया। कोई हाथी मनुष्य को मारने के लिए नहीं पैदा होता है, वो तो उसके रास्ते में आ गया तो उसको मार दिया, उसको रास्ता दे दिया जाए, मैं समझता हूँ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफी हद तक हो जाएगा। और इंटरलिंकिंग ऑफ द फॉरेस्ट, यहाँ पे पॉलिटिकल विल, अच्छा मुद्दा उठाया, इंटरलिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट, इससे पहले इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात हुई है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका, और मैं समझता हूँ भारत सरकार तक हमारी आवाज जा रही है, या उत्तराखंड सरकार भी इस तरह का प्रपोजल भारत सरकार को दे कि साहब आप इंटरलिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट भी करिए, क्योंकि एक नेचुरल हैबिटेट अगर आप उसको देंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा और आने वाले टाइम में बाघ ज्यादा फ्लरिश होगा और डाउन द लाइन जितने भी स्पीसीज हैं वो भी उसके साथ फ्लरिश होंगे। राजेश भट्ट जी की एक और खूबसूरती मुझे पता लगी कि वो तमाम जानवर, बर्ड्स की आवाजें हूबहू निकाल देते हैं, ये तो मैं समझता हूँ गॉड गिफ्ट है। और राजेश जी जब आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं तो मैं चाहता हूं आप ये दिखा दें हमारे दर्शकों को कि आपको कितनी बड़ी गॉड गिफ्ट मिली हुई है। डेफिनेटली सर, ये तो ईश्वर की ब्लेसिंग है, लेकिन फिर भी जो है देखिए प्रकृति की अपनी जो है वो भाषाएं हैं, नेचर है इट्स ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, और ये जो प्रकृति की आवाज को जो है दिलों से सुना जा सकता है, दिल से महसूस किया जा सकता है। और सही मायने में अगर प्रकृति जो है अपनी भाषा में जो इंटरप्रिटेशन करती है वो इंसान को हर क्षण जो है प्रोब भी करते रहती है, जगाते रहती है और सिखाते रहती है प्रकृति माँ, जो मुझे महसूस हुआ है। तो प्रकृति का जो सबसे बड़ा जो वरदान है वो यह है कि खास तौर पर वो हमें एक मार्ग तो दे ही देती है कि क्या बेहतर है। तो उनकी भी बहुत सारी जो है, अगर आपने जैसे भाषाओं की बात करी तो हर एक पशु पक्षी की अपनी भाषा होती है। हर पशु पक्षी बाघ का सम्मान करते हैं, बाघ के आते ही, जैसे स्पॉटेड डियर है, चीतल है, अगर वो जैसे ही महसूस करता है कि बाघ की उपस्थिति है तो वो बोलना शुरू करता है।
ऐसे ही एक बार्किंग डियर है, वो बाग करना शुरू करता है बाघ के सम्मान में, और वो इस तरीके से बाग करता है। और इसी के साथ साथ जो लंगूर हैं वो भी इंटरप्रेट करते हैं उसकी प्रेजेंस को। जैसे ही इसके इर्द गिर्द बाघ दिखाई देता है तो वो बोलते हैं। तो इस तरीके से वो इंटरप्रेट करते हैं। और बहुत सारे पक्षी भी जो हैं अलग अलग तरीके से बताते हैं कि मैंने ये खुद महसूस किया प्रकृति क्योंकि का मैंने जो जब राजा है। टाइगर पे डॉक्यूमेंट्री बनाई राजेश जी, तो मैंने जैसे आपने बाकी डियर की बात की, एग्जैक्टली वो एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है। कहते हैं ना, अगर बाघ जंगल में आ जाता है तो कोहराम मच जाता है, यानी सब तक ये मैसेज पहुंच जाता है कि साहब बाघ जंगल में घूम रहा है। लेकिन बर्ड्स भी अपनी ओर से मैसेजिंग करती है, वो मैसेजिंग कैसे होती है? जी, जैसे बर्ड्स में सर ट्री पाई है जो टाइगर को चेज भी करती है, टीज भी करती है, वो करती है। एक ब्लू व्हिस्लिंग थ्रस है, वो विसिल करने लग जाती है। और उसके अलावा जो क्रो है वो करता है। और ये अलग अलग तरीके के जो पक्षी हैं वो भी इंटरप्रेट करते हैं। इससे पता लगता है कि आपने फॉरेस्ट को जिया है, इससे पता लगता है ये पैशन है, ये पागलपन है, ये दीवानापन है, तभी तो इंसान ये कर पाता है, नहीं तो इतना आसान थोड़ी ना होता है। अच्छा, आपका अनुभव, ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में अभी इमरान साहब से हमारी बात हुई, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया, मैं समझता हूं, जो इंटरलिंकिंग ऑफ कॉरिडोर्स का दिया। आपका अपना अनुभव क्या है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेके? हाँ, बिल्कुल सही कहा सर। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ना, सबसे बड़ी बात है कि जो है एनिमल्स के बिहेवियर को समझना, क्योंकि आज इंसान भी अपने बिहेवियर्स को बदल रहा है और एनिमल्स भी डेफिनेटली उनके भी बिहेवियर्स हमारे बिहेवियर्स की वजह से चेंज हो रहे हैं। तो सही मायने में हमें जो है आज हम फोकस को शिफ्ट करने की जरूरत है, शिफ्ट द फोकस। हम ज्यादातर उनके बिहेवियर को चेंज करने की सोचते हैं एनिमल्स के, जो हम नहीं सिखा सकते हैं। ना हम किसी एनिमल्स को पढ़ा सकते हैं, ना हम किसी एनिमल्स को कहीं किसी स्कूल में सिखा सकते हैं। तो उसमें वहां पर जरूरत है कि हमें खुद अपने बिहेवियर्स को चेंज करने की जरूरत है। और जब हम अपने बिहेवियर्स को चेंज करते हैं तो सही मायने में बहुत काफी हद तक जो है वो एक जो है हमारे उनके बीच की जो वॉल है वो एक पुल के बीच में पुल के रूप में बदलती है, और हम उनको समझ पाते हैं और वो हमको समझ पाते हैं। सही मायने में जानवर हमें बेहतर समझते हैं बजाय कि हम उनको जितना समझते हैं। और आज के समय में हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं, और प्रकृति के दूर होने की वजह से जो सबसे बड़ी दुविधा उत्पन्न हुई है वो यह हुई है कि हम जो मानव के जो बिहेवियर्स हैं वो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी तरीके से सम्मान नहीं दे पा रहे हैं वन्य जीवों के पूरे जितने भी बिहेवियर्स हैं उनको। तो कम से कम जब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं और हम अपने व्यवहारों को बदलते हैं, तो हमेशा ये सदियों से रहा है हमारा, और बाघों का जन्मांतर का जो नाता रहा है वो था, है और रहेगा, क्योंकि जंगल एंड टाइगर गोज टुगेदर। बिल्कुल, जंगल और टाइगर गोज टुगेदर, बिल्कुल आपने सही बात कही। इमरान साहब, मैं समझता हूं कि ये टाइगर का वरदान भी है उत्तराखंड के ऊपर, और खासकर चाहे वो रामनगर, वो जितना भी हमारे टाइगर रिजर्व है, कि साहब हमारी लोकल इकोनॉमी को जो है एक नई ताकत, एक नई जान दी है। आने वाले समय में इस लोकल इकोनॉमी को हम और बूस्ट अप करें, हम इससे और ज्यादा अपने लोगों को रोजगार दें, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, लोकल इकोनॉमी जिस तरह से अभी बढ़ रही है, थोड़ा सा वो हल्का सा मिसमैच हो रहा है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसकी थोड़ी डेफिनेशन कॉर्बेट में चेंज हो गई है। अब यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ के नाम पे तो कम आ रहे हैं लोग, और बहुत सारी चीजों के लिए और आ रहे हैं। हालांकि रोजगार सबको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फॉरेस्ट पे इम्पैक्ट कर रहा है, एनिमल के मूवमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है। साउंड जो है वो थोड़े लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, लाइटिंग जरा थोड़ी सी इनसेंसिबल हो रही है, साइनेजेस, पार्किंग,
इन सब को लेके थोड़ा सा जरा वो है, एक नई टूरिज्म पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है कि वो किस तरीके से। ज्यादा सबसे अच्छी बात यह है, देखिए हमारे पहाड़ों से पलायन हुआ और बहुत ज्यादा पलायन हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि रोजगार की कमी रही। आज हमारे कितने ही घर ऐसे हैं जो कि होम स्टेज में या B&B में तब्दील हो सकते हैं, और वो लोकल इकोनॉमी जो है वो दैट इज अ रियल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, जो सेंसिबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है। तो जो होम स्टे का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल लेटेस्ट एंट्रेंट है इसमें, टूरिज्म में, इकोनॉमी में। ये यूरोप और अमेरिका में बड़े पॉपुलर हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत में इसको ज्यादा महत्वपूर्णता, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, और अब वो जरूरत है कि उसको वो करा जाए, तो काफी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट यहाँ इमरान साहब, जनरेट हो आप सकता ये है। कह रहे हैं साहब रेगुलेटेड टूरिज्म हो, मतलब आप ये नहीं कि भाई आपको रेवेन्यू कमाना है इसलिए जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं आपका ध्यान है इससे पैसा कमाना, ये नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको ये ध्यान ऐसा ना- रखना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट टाइगर का ऑब्जेक्टिव था बाघों का संरक्षण। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, एक तो बाघों का संरक्षण, दूसरा यह है कि अगर कोई भी टूरिज्म कहीं पर भी हो, चाहे अमेरिका में, चाहे इंग्लैंड में, चाहे अफ्रीका में, चाहे इंडिया में, टूरिज्म का एक तो लो इम्पैक्ट होना चाहिए ताकि नेचर को कोई हानि ना हो। दूसरा, जो टूरिस्ट हैं एज ए गेस्ट, दे शुड गो बैक एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड, एज सेवियर्स, कि उन्हें क्या करना है अपने घर पे जाके जिससे कि टाइगर बचे। ये सब चीजें जो है, तो ये एजुकेशनल पार्ट जो है टूरिस्ट का, ये कहीं ना कहीं लैकिंग हो रहा है। इम्पैक्टिंग टूरिज्म जो है वो खतरनाक है। हो सकता है कि आज ना दिख रहा हो, आज रेवेन्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा हो, रोजगार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आगे जाने के बाद ये क्या मतलब, क्या गारंटी है कि टाइगर अगर थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ है या हाथी अगर अग्रेसिव हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं टूरिज्म का थोड़ा बहुत रोल रहा हो। अचानक इतने बहुत सारे लोग, इतनी लाइटें, इतनी साउंड, इस तरह की चीज भी तो अफेक्ट कर सकती है। तो इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करना पड़ेगा। ऐसे कहा कि इंटरलिंकिंग ऑफ द फॉरेस्ट और साथ साथ रेगुलेटेड टूरिज्म, ये बहुत जरूरी है। और कम से कम जब हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं वहां तो आपको विशेषता इसका ध्यान देना होगा। राजेश जी, मैं और आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोगों की लाइवलीहुड से भी जुड़ा है, आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि एक तो लोग टाइगर की थ्रिल महसूस करने के लिए रामनगर आते हैं या बाकी हमारे जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पर आते हैं, और हमें क्या कुछ ध्यान देना चाहिए इस मामले में? सर, सबसे बड़ी बात टाइगर की कंजर्वेशन के लिए जो मुझे समझ में आता है सर, आज स्थानीय लोग तो जागरूक हैं, पूरी तरीके से जागरूक हैं। हाँ। तो उनको जागरूक उतना करने की जरूरत नहीं जितना उनके जागरूकता का सम्मान करने की जरूरत है। जो जागरूकता उनकी है, उनके धैर्य का सम्मान करने की जरूरत है। उनके बीच में आज खास तौर पर जो पुल की जरूरत है, अभी हमारे और उनके जो विभाग और स्थानीय लोगों के बीच में मुझे जो लगता है एक वॉल है। इंस्टेड ऑफ वॉल वहां एक पुल होना चाहिए। हम पुलिसिंग करके बाघों को नहीं बचा सकते। अगर हम पुलिसिंग या डंडा लेकर बाघ बचाने के अब वो जमाने गए, क्योंकि हमें लोगों को जो है, हर व्यक्ति को संरक्षणवादी भावना से प्रेरित करना होगा और उनको आगे की तरफ बढ़ाना होगा। केवल संरक्षण से ही बात नहीं चलेगी। बात होनी होगी कि उनको उस जगह से रोजगार, उनको कम से कम ग्रीन बोनस, किसी भी प्रकार का जो टाइगर कंजर्वेशन बोनस है या ग्रीन बोनस, इस तरीके की कोई चीज हमारे स्टेट को डेफिनेटली जो है प्रश्यू करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। राजेश भाई, एक तरफ हम ग्रीन बोनस बारे, हाँ प्लीज राजेश भाई कंप्लीट करिए। जी, एक चीज है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर हम देखें कि जो बाघ और उनके बीच में आज जो भी संघर्ष, कहीं जो जगह हो रही हैं जहां पर संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर जो है कम से कम हमें जो जागरूकता का स्तर है उसको बढ़ाना चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार से और ग्रीन बिजनेस से, खासतौर पर ग्रीन बिजनेस से जोड़ने की जरूरत है और इसको धरातल पर लाने की जरूरत है, क्योंकि जो संरक्षणवादी योजनाएं चल रही हैं ये खाली कोरी लफासी न बनकर धरातल पर आना इनका बहुत नितांत आवश्यक है। क्योंकि धरातल पर जो ग्रास रूट पर जिनको सही मायने में जो इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सही मायने में जो जिन तक ये पहुंचनी चाहिए, उन तक पहुंचने में आज बड़ी समस्या है। आज वो किसी न किसी कोई ना कोई लीकेजेस हैं जिसकी वजह से वो धरातल से जुड़ नहीं पा रहे, और वो जो संरक्षणवादी योजनाएं जो हैं वो केवल कागजों की योजनाएं बनकर रह जा रही हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास ऐसा नहीं कि फंड्स की कमी है, हमारे पास बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स के फंड्स आ रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो धरातल पर सही काम होना चाहिए संरक्षण के लिए, उन जो की पॉइंट्स हैं उनको टांजेंट करने की जरूरत है, उनको लक्ष्य बनाने की जरूरत है, और साथ साथ में जो है धरातल पर काम करने की जरूरत है स्थानीय लोगों के संरक्षण के लिए
और बाघों के संरक्षण के लिए, ये दोनों के लिए एक पैरेलल आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा, और इमरान खान साहब हम इसको भी पिच कर सकते हैं इस पॉइंट को। राजेश भट्ट जी ने बिल्कुल सही कहा कि साहब एक तरफ हम फॉरेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा टाइगर कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ा रोल है, और एक लिमिटेड लैंड होने के बाद भी इतनी बड़ी एरिया को हमने अपना फॉरेस्ट रिजर्व बनाया है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को भी पिच कर सकते हैं केंद्र सरकार के सामने कि देखिए साहब, एक तरफ हम फॉरेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम टाइगर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, तो किसी ना किसी रियायत पे हमें आपको ध्यान देना होगा। आपको लगता है इमरान खान साहब ये भी एक अच्छा पॉइंट है जिसको हम पिच कर सकते हैं भारत सरकार के सामने? इसके ऊपर एक पेपर लिख रहा हूँ, जरूरत मैं साथ में आपको मैं भेज भी दूंगा वो। जी देखिए, जो कॉर्पोरेट से लगे ग्राम जितने भी हैं, गांव के जो लोग हैं जिन्होंने वाकई कुर्बानी दी है या उन्होंने कुछ अपना कोई खोया है मैनेजेबल कॉन्फ्लिक्ट में या कुछ, ग्रीन बोनस के नाम पे देखिए इकोसिस्टम सर्विसेज जो कॉर्पोरेट की हैं वो देश के हर जगह पहुंच रही हैं। दिल्ली में भी लोग अगर साफ थोड़ी बहुत सांस ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट का रोल है, पानी पहुंच पा रहा है तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट का या जंगल या टाइगर का रोल है। तो ये जो है एटलीस्ट उनके बिजली के बिलों में कुछ उनको डिस्काउंट दिया जाए, उनके पानी के बिलों में कुछ डिस्काउंट दिया जाए, उनको कुछ और गैस अगर वो लेते हैं गैस का चूल्हा या सिलेंडर उसमें कुछ डिस्काउंट दिया जाए। ये इकोसिस्टम सर्विसेज के अगेंस्ट में उनकी जो उनका जो योगदान है उसको देने के लिए ये बहुत जरूरी है, ऐसा किया जाए। ये इकोसिस्टम सर्विसेज को इसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, लोग का दिल इसको मानेगा कि देखो हमको ये डिस्काउंट सरकार दे रही क्योंकि हमने बाग बचाए हैं, जंगल बचाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं ये बताऊं कि अगर आप पूरे देश में देखें, अगर हम जियोग्राफिकली भी बात करें, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, हम भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का तकरीबन 1% होंगे, आबादी का भी तकरीबन 1% के आसपास होंगे। लेकिन जब बाघ बचाने की बात आती है तो हम देश में नंबर 3 है, यानी मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उसके बाद देवभूमि उत्तराखंड। और जब बात आती है टाइगर डेंसिटी की तो वहां तो साहब हमने 50 जो टाइगर रिजर्व हैं पूरे देश भर में, हमने सबको पछाड़ दिया है। तो राजेश जी, आपको लगता है ये हमारी अचीवमेंट है, ये देवभूमि उत्तराखंड की अचीवमेंट है और हर उत्तराखंडी को इस अचीवमेंट पे नाज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, हर उत्तराखंडी इस पर नाज भी करता है। लेकिन अभी भी जो एक चीज बराबर मिसिंग लगती है वो ये लगती है कि स्थानीय लोग अभी भी इन बाघों के संरक्षण से अंदर ही रूह, अगर हम उनकी रूह की बात करें तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द लोग रहते हैं उसमें से 90% और 95% लोगों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का अभी तक दीदार तक नहीं किया। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें कि उनको भ्रमण कराया जाए। वो बच्चे ठगे से महसूस करते हैं। हाँ, वही जरूर जानते हैं कि कोई पर्यटक दूर से आते हैं, पर्यटकों का मौज मस्ती का ये जगह है, लोग आते हैं, घूम के चले जाते हैं। केवल 5 और 10% या 20% लोग जो स्टेक होल्डर्स अभी हैं जो इससे डायरेक्ट लाभ ले रहे हैं, उनको छोड़कर जो स्थानीय गाँव के लोग हैं खासतौर पर, उनको कभी भी ये महसूस भी नहीं कराया गया किसी भी योजना के तहत कि जो है एक जगह है जहां पर बाघ क्यों बचाए जाने चाहिए, क्यों बच रहे हैं और क्या वजह है कि बाघों का संरक्षण होने से क्या क्या हमें जो है डायरेक्ट लाभ मिल रहे हैं, वो क्या मिल रहे हैं। तो उनको जोड़ने की जरूरत है अभी भी, जो बहुत सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जरूरत महसूस होती है। नहीं तो स्थानीय लोगों की अगर बहुत बहुत ग्रास रूट पर जाकर मालूम करें तो वो अपने आप को हर तरीके से ठगा महसूस करते हैं, वो क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट अभी बहुत कम है। हालांकि संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और हम सेव द टाइगर बहुत आसानी से उनके सामने नहीं कह सकते हैं जिन्होंने अपने माँ या बाप को या बच्चों को या किसी चाचा भतीजे को या गाय या बछिया को या फिर फसल को खोया हो इनकी वजह से। क्योंकि डायरेक्ट लाभ जो मिल रहे हैं वो तो खैर सही है, खैर, लेकिन आज ऑक्सीजन के बारे में बहुत ज्यादा लोग डायरेक्ट लाभ इनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो है जो कि उनको स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो वो जो है हमारे वहाँ गैप है, उसकी वो लैकिंग है और उस गैप को हमें फुलफिल करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और एक और मैं बात यहाँ पर जरूर रखना चाहूंगा कि अब आगे क्या इमरान खान साहब, अब आगे हमें इसको सस्टेन करना है, ना सिर्फ सस्टेन करना है कि हमें इसे आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में एक तरफ आपने इशारा किया साहब अनरेगुलेटेड टूरिज्म,
और दूसरी तरफ कि हम पूरी दुनिया को मैसेज क्या दे सकते हैं जब ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात आती है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात आती है, यहां देवभूमि उत्तराखंड क्या रोल अदा कर सकता है? तो देवभूमि, ये बड़ी अच्छी बात की। देखिए, मेरे लिए टाइगर कंजर्वेशन या टाइगर का जंगल में रहना इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग द हेरिटेज बिल्डिंग्स लाइक ताजमहल या लाल किला या कुछ है। टाइगर का संरक्षण अगर भारत ने किया और करके दिखाया और नंबर जनसंख्या बढ़ा के दिखाई, तो लोगों का, वर्ल्ड का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अगर जंगल में टाइगर बचा सकते हैं तो और बहुत सारे काम कर सकते हैं। उत्तराखंड के ऊपर भी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि 65% जिस स्टेट का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो जंगलों से घिरा हो और वहां पर टाइगर बच रहे हो, तो कुछ ग्रीन इन्वेस्टमेंट टाइप की चीजें आए जो कि रोजगार और मुहैया करा सकें लोगों को यहाँ पर। ये है टूरिज्म को जो थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा। जहां जहां टूरिज्म के ऊपर टाबू लगा है या लोग समझते हैं कि टाइगर डिस्टर्ब होगा, वहां टूरिज्म नहीं खोला गया है कुछ एरियाज में, उसको खोल दिया जाए टूरिज्म के लिए। टूरिज्म, आपको एक टूरिस्ट आता है जो कि आपको पे करने के बाद आपका रेंज ऑफिसर बन जाता है जंगल में जाकर। खान साहब थोड़ा सा आप, हाँ अभी ठीक है आपका, अब ठीक है जी। हाँ जी, तो जो एक टूरिस्ट की जो वैल्यू है बेसिकली वो आपको पे भी कर रहा है और वो आपके पेट्रोलिंग और प्रोटेक्शन भी कर रहा है। तो उसको इस तरह से देखना चाहिए कि वो पे करते हुए आपके जंगल की पेट्रोलिंग कर रहा है। तो जहां जहां टूरिज्म की अभी भी सब संभावनाएं हैं, अच्छे टूरिज्म की संभावनाएं हैं, वहां पे उनको खोला जाए। अब सिर्फ उत्तराखंड या कॉर्बेट एक ऐसी स्टेट है कि किसी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को कंफ्यूज कर दिया और वो हाथी सफारी बिल्कुल बंद हो गई। हाथी सफारी कहाँ नहीं हो रही है, सब जगह हो रही है हाथी सफारी। फिशिंग है, फिशिंग एक बहुत ही क्या कहते हैं, हेल्दी एक्सरसाइज है फिश मैनेजमेंट के लिए रिवर में। तो हमारे यहाँ बंद कर दी गई कि फिश को तकलीफ होती है। यहाँ पे हमेशा से कैच एंड रिलीज का एक कॉन्सेप्ट रहा है। हमारे ऊपर हमेशा से एक तलवार लटक रही है सुप्रीम कोर्ट की कि साहब वो परमानेंट रेजिडेंशियल फैसिलिटीज यूज फॉर टूरिज्म इनसाइड द कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, उसको बंद कर दिया जाए। अब कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का हिस्सा अगर नाइट स्टे है, और नाइट स्टे कहीं ना कहीं एक कारण बना है टाइगर के घनत्व में इजाफा होने का या मतलब टाइगर नंबर में इजाफा होने में, तो उसको हम ये सब चीजों को हमें सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज लेके जाना चाहिए कि फिशिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी नदियों में हो सकती है, कैच एंड रिलीज। एक बड़ा अच्छा सा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था साइन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, विलेज इको डेवलपमेंट कमिटीज और प्राइवेट ऑपरेटर्स के बीच में, उसको एकदम से बंद कर दिया गया कुछ कंफ्यूजन की वजह से। उन सबको दूर किया जा सकता है। तो बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पर। कभी आप, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से आपने वाइल्ड लाइफ के साथ अपनी को जिया है, कभी एनकाउंटर हुआ टाइगर के साथ आसपास, कभी इस तरह की कोई घटना? बहुत सारे एनकाउंटर हुए, बल्कि बिल्कुल मेरे घर के पास जहां मैं रहता हूँ, कानिया मेरा गांव है, फरवरी 27 में एक औरत बेचारी जंगल में गई और उसको मार दिया। तो टाइगर के वहां से उसको, वो टाइगर वहां बैठा है झाड़ी में, और उसको औरत को, हालांकि वो मार चुका था, उसको हम लोग लेने गए। बहुत बार मेरे घर के पास आ गया, कई बार ड्यूरिंग माई रिसर्च रणथंभौर में या बांधवगढ़ में या कॉर्बेट में इस तरह का बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए। लेकिन जैसे जिम कॉर्बेट ने कहा है कि टाइगर इज अ लार्ज हार्टेड जेंटलमैन। वो आप जब आप बिल्कुल फ्लाइट डिस्टेंस क्रॉस कर जाएंगे उसको, तब वो पैनिक होके आपके ऊपर कुछ मॉक चार्ज कर सकता है। अदरवाइज वो ऐसा नहीं है कि उसको बनाया गया है, भगवान ने बनाया कि तुम मनुष्य को मारोगे या चार्ज करोगे। बहुत ही अपने आप को छुपाता है, अनलाइक लेपर्ड्स। अगर आप टाइगर का देखें तो टाइगर वुड ऑलवेज, मतलब वो कभी भी ह्यूमन हैबिटेशन के पास नहीं आएगा, जंगलों में रहेगा। जबकि लेपर्ड बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए हमारे स्टेट के लिए। बिकॉज मैं जहां तहां देख रहा हूं ये जो चीता है ये बहुत नुकसान दे रहा है, हमारे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। पहाड़ में काफी नुकसान हो रहा है। और वो इसका हुआ ये है कि थोड़ा सा हैबिटेट्स को फिर से लिंक करना पड़ेगा। लेपर्ड ने थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज किया है, क्योंकि उसको लेपर्ड बड़ा ही अपॉर्चुनिस्टिक है। बस समझता हूँ कि सारी कैट्स में, चाहे जैगवार, लेपर्ड, टाइगर, चीता, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, इन सब में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई अगर हंटर है तो वो लेपर्ड है, क्योंकि वो पेड़ पे से ऊपर से भी कूद के अपने शिकार को मार सकता है। घरों में जाके जिम कॉर्बेट के जितने मैंने पनार लेपर्ड है या ये था आपका रुद्रप्रयाग लेपर्ड, ऐसे भी केसेस हुए कि घरों में अंदर से जाके लेपर्ड उठा के ले आया आदमी को, बच्चे को। तो लेपर्ड बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक और बहुत ही हाईली अडेप्टेबल है। तो लेपर्ड के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा।
अभी बीच में काफी पहाड़ में काफी इंसिडेंट्स हुए भी हैं लेपर्ड के, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टाइगर जो है वो 300 मीटर या 400 मीटर की ऊंचाई पर हुआ करता था, और आज हमको 3600 कुछ मीटर की ऊंचाई पे टाइगर मिला हमारे केदारनाथ की तरफ। तो जब जब जैसे जैसे एरियाज में टाइगर आना शुरू हो जाएंगे, मैं समझता हूँ लेपर्ड की संख्या थोड़ी नीचे होती चली जाएगी। बिल्कुल। और राजेश जी, मैं एक और बात आपसे जाते जाते ये समझना चाहूँगा, आपका अनुभव कोई है, जैसे इमरान साहब ने हम अपना अनुभव शेयर किया, आपका भी कोई अनुभव है? लेकिन सही मायने में मैंने उसका विशाल हृदय और उसकी सज्जनता को बराबर महसूस किया है। और मैंने कई लोगों से गांव में भी इंटरेक्ट करने के बाद जो है पता चला कि बाघों का जो विशाल हृदय है, उसकी कहानियां बराबर सुनी है। और लोगों ने उसको जो महसूस किया है वो मैंने भी बराबर महसूस किया है कि वास्तव में वो विशाल हृदय का सज्जन प्राणी है, और उसकी सज्जनता निरंतर जो है बनी है, और वो हमेशा हम मानव के लिए जो है उसका जो सम्मान का दृष्टिकोण वो बना ही रहता है, अनलेस अनटिल की उसकी कोई नेसेसिटीज ना बन गई हो। अदरवाइज वो हमेशा ही जो है जो हमारी पूरी इंसानी बस्ती है या इंसानी पूरी जमात है जो इंसानों की, उन सबको जो है एक सहृदय जो है सम्मान देता हुआ मुझे महसूस हुआ है। अच्छा राजेश जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्योंकि ये जितनी भी आवाज़ें जो आपने सुनाई, ये वाकई बहुत ये तभी हो सकता है जब आप, ये कितना समय आपको लगा, मतलब कितना समय आपने बिताया भाई सब ये सब सीखने के लिए? सर ये सब ब्लेसिंग है, मदर नेचर की ब्लेसिंग है। वैसे मुझे ये 3 डेकेड्स हो गए हैं सर यहाँ काम करते हुए, इस स्कूल में पढ़ते हुए, प्रकृति के स्कूल में पढ़ते हुए। और मैं सीख रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि लोगों तक उसको पहुँचा पाऊँ, जिससे कि एक अच्छी समझ बन पाए लोगों की वन एवं वन्य जीवों के प्रति, और साथ ही साथ वन एवं वन्य जीवों का जीवन भी जो है सुरक्षित रह पाए, और इंसानी जीवन भी जो है सुरक्षित रह पाए, और हमारे जो जन्म जन्मांतर के रिश्ते हैं वन एवं वनों से मानव के, वो जो है समृद्धशाली होते जाएं। और अब सही मायने में लोगों को प्रकृति के करीब आने का वक्त आ गया है। इट्स रियली नॉट अ टाइम टू गैदर द इंफॉर्मेशन, इट्स रियली टाइम फॉर सम एक्शन। अगर हम एक्शन लेंगे जाते एक्शन के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जाते जाते चाहता हूं आपके हुनर के कुछ और दीदार आप हमारे दर्शकों को कराएं, और मैं आपको वादा करता हूं मैं इसको एडिट करके मैं पूरे देश में पहुंचाऊंगा कि हमारे रामनगर के, हमारे देवभूमि उत्तराखंड के रामनगर के राजेश भट्ट जी ने 3 दशक प्रकृति की सेवा की और लगातार जारी है, और उस प्रकृति की सेवा के रूप में उन्हें जो आशीर्वाद प्राप्त है वो अब आपके सामने दिख रहा है। राजेश जी जी सर। सर मैं और आवाजें आपको कुछ थोड़ी और सुना देता हूँ सर पक्षियों की। तो कोयल जो है सर हमेशा अच्छे गाने के लिए मशहूर है। हाँ। और कोयल गाती है, एक बर्ड होती है उसका नाम है ब्रेन फीवर। ओके। शी सिंग्स इन फियर ऑफ रेन, इस रेन इज अबाउट टू कम, बारिश होने वाली है। एक बर्ड है उसको खास तौर पर इंडियन कुक्कू के नाम से जाना जाता है। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में उसकी बहुत सुंदर कहानी है, उसे काफल पाको एक बर्ड बोलते हैं, इसका इंडियन कुक्कू नाम है। वो इस तरीके से एक पहाड़ में फल होता है जो काफल, वो पक जाता है तो वो जन जन तक संदेश पहुंचाती है कि काफल पक चुका है और आपका इंतजार कर रहा है, आइए काफल खाते हैं। और ऐसे ही वो है आउलेट है, वो इस तरीके से आवाज करता है। इस तरीके से। और एक बर्ड है विस्लिंग थ्रस अगेन, वो बहुत अच्छा विसल करती है, साथ ही साथ सॉन्ग भी करती है। और एक है पहाड़ों में, वो बहुत सुंदर गाना गाती है।
इसको ये ग्रेट बार्बेट है। और दूसरा एक और है जो ड्रोंगो कुकू वो बोलता है। हम इसको बोलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक चिड़िया है जो और बोलती है क्यों जी, वो है ओरिएंटल व्हाइट आई। एक और बर्ड है, उसको इंडियन पिट्टा बोलते हैं, उसको घोस्ट बर्ड भी बोलते हैं। एक बर्ड है जो पानी के लिए जो है निवेदन करती है, उसको स्थानीय भाषा में जो कक्का पानी बोलते हैं। वो कहती है कि बारिश के लिए प्रार्थना करती है। वो कहती है इस तरीके से। एक और बर्ड है, वो बोलती है, ये एक प्रकार की मैना है। और दूसरी मैना जो बोलती है इस तरीके से। और एक बर्ड है हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। एक ये बोलती है अचानक जब बंदर को भी लगता है, वो भी जो है चिल्लाना शुरू करता है कभी कभी। तो एक डियर होता है सांबर, वो सांबर डियर इस तरीके से करता है। और साथ ही साथ जो है एक वो है मार्टिन, वो बोलती है इस तरीके से मार्टिन करती है। और पक्षियों में फिर से पक्षियों की दुनिया में जाते हैं। बुलबुल जो है ऐसे बोलती है। एक है उसका नाम है व्हाइट रम श्यामा। फैंटास्टिक। राजेश जी, आपने कमाल कर दिया साहब, कमाल कर दिया। इसे कहते हैं असली सिद्धि करना। और वाकई आप दोनों मेहमानों का मैं हृदय से शुक्रिया करना चाहूंगा। ये वर्ल्ड टाइगर डे के दिन जो हमने उत्तराखंड का जो टाइगर कॉन्जर्वेशन के लिए योगदान है या फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन के लिए योगदान है, आने वाले समय में हमारी रणनीति या स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, और राजेश जी का जो कर्तव्य है, जो उन्होंने 30 साल सेवा की सिद्धि हासिल की है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब उत्तराखंडियों के लिए वाकई एक गौरव की बात कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के रामनगर के ढिकाला क्षेत्र से हुई थी, और वही उत्तराखंड आज दुनिया को टाइगर कंजर्वेशन के मामले में दिशा दिखा रहा है। आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।